बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मुसलसल छापों और पकड़ धकड़ के बाद मरकज ने यह बड़ा फैसला किया है। वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीएफआई की जैली तंजीमों रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही नेशनल विमेन फ्रंट, इंपावर इंडिया फाउंडेशन, जूनियर फ्रंट और रिहाब फाउंडेशन केरल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। के मुताबिक उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की रियासती हुकूमतों ने पीएफआई पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफआई और इससे जुड़े इदारे जाहिरी तौर पर समाजी, इक्तिसादी, तालीमी और सियासी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सरगर्म हैं, लेकिन दरपर्दा समाज के मखसूस तबके को शिद्दत पसंदी की जानिब तरगीब दे रहे हैं। इसीलिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि जैली तंजीमों के साथ साथ पीएफआई पर भी पाबंदी 5 सालों के लिए आयद कर दी गई है। तो ये बड़ी आज की मानी जा रही है। आज सुबह बड़ी खबर, मरकज का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों नाज़रीन आपको याद होगा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कई लोगों को उठाया गया, यानी उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में लिया गया, और अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मरकज ने 5 साल की पाबंदी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन पर आयद कर दी है। कितना बड़ा फैसला है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा फैसला मरकज का कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। शैलेंद्र, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? से तब तक जुड़े, एक बार फिर से बता दें कि मरकजी हुकूमत का, होम मिनिस्ट्री का, मरकजी वजारत दाखिला का ये बड़ा फैसला है कि 5 सालों के लिए पीएफआई को बैन कर दिया है, यानी पाबंदी आयद कर दी गई है। ना सिर्फ पीएफआई बल्कि उसकी जैली तंजीमों पर भी शिकंजा कसा है और शिकंजा कसते हुए उन्हें भी बैन कर दिया गया है, जिसे एक बड़ी कार्रवाई की शक्ल में देखा जा रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें कल की, तो 8 रियासतों समेत दिल्ली में ये कार्रवाई हुई थी, और इस कार्रवाई को करते हुए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी उनकी तरफ से कई सारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कारकुनों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी की गई, और उस वक्त ये माना जा रहा था कि कई और ऐसे नाम और शख्स हो सकते हैं जो पीएफआई से जुड़े रहेंगे, उनकी भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी या फिर उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जा सकता है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके शैलेंद्र वांगू, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। कितना बड़ा फैसला मौजूदा दौर में इसे माने शैलेंद्र, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कई मर्तबा मुल्क के कई रियासतों में छापेमारी कार्रवाई, रेड डाली गई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से, और अब एक बड़ा फैसला कि पीएफआई को बैन कर दिया गया है। ना सिर्फ पीएफआई बल्कि कई जैली तंजीमें हैं जिन पर पाबंदी आयद की गई है। बिल्कुल सना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। आपको याद दिला दें कि 22 सितंबर और 27 सितंबर यानी कि कल जो रेड्स हुई हैं उसमें कई इलाकों में रेड्स की गई हैं, जिसमें जो पहला जो रेड थी 22 सितंबर को, जिसमें ईडी और एनआईए ने मिलकर रेड्स की थी, और कल स्टेट एजेंसीज ने ये रेड्स की थी पीएफआई के लीडर्स को लेकर, और कल जो लोअर लेवल के जो इनका कार्डर है उन पर ये रेड की गई थी। जो जानकारी हमें मिल रही है एजेंसीज के हवाले कहा गया है कि इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल इनके पास से रिकवर किया गया है, जो उनके लीडर्स हैं। इसमें अगर हम जिक्र करें कि ऐसी सीडी रिकवर की गई है जिसमें मिशन 2047 की बात की गई है, यानी कि भारत को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने की इसमें बात की गई है। वहीं साथ ही साथ इजीली एक्सेसिबल मटेरियल से किस तरह से आईडी तैयार किया जाए, इस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं पीएफआई पर रेड के दौरान। तो ऐसे में कुल मिलाकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है, और पीएफआई पर एक अनलॉफुल एसोसिएशन के तहत बैन लगा दिए गए यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत। और साथ ही साथ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अब केंद्र ने सभी राज्यों से यह भी कहा है, उनको डेलीगेट किए हैं पावर्स, यानी कि उनको अब एम्पावर है कि वो
अब राज्य भी पीएफआई के जो वहां पे एसेट्स हैं उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें सेक्शन 7, सेक्शन 8 है। यानी सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर पीएफआई के पास जो फंड्स हैं, जो बैंड आउटफिट है, उसके फंड्स को फ्रीज किया जाएगा और साथ ही साथ जो जहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज होती थी, यानी कि वो जो प्लेसेस हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि उसके बाद उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी और बहुत से राज्यों ने इसकी मांग भी की थी। और न सिर्फ पीएफआई बल्कि उससे एसोसिएटेड जो बाकी जो संगठन है, जो एसोसिएशंस हैं, उनको भी प्रतिबंधित किया गया, उन पर भी बैन लगाया गया है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमएचए की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पीएफ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था, बावजूद इसके कि वो सोशल इकोनॉमिक गतिविधियों में खुद को इन्वॉल्व बताते थे, लेकिन असल में उनका एक हिडन एजेंडा था कि वो एक बड़े तबके को रेडिकलाइज करना चाहते थे और देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा करने जाते थे। इस तरह की बातें कही गई हैं और ये भी कहा गया है क्या माना जाए एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस जारी करने के बाद क्या एमएचए की तरफ से ही जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, उन पर ताला चढ़ाया जाएगा या फिर ये जिम्मेदारी मरकजी वजारत दाखिला ने रियासती सरकार को दे दी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि एमएचए के पास ये पावर्स नहीं होते हैं कि वो खुद जाके कार्रवाई, हालांकि दिल्ली पुलिस एमएचए को रिपोर्ट करती है, लेकिन ये जरूर है कि अब एमएचए ने राज्यों को ये एम्पावर किया है, राज्यों को ये पावर्स दी हैं कि वो अपने अपने राज्यों में जहां पर पीएफए की एक्टिविटीज होती थी उन पर वो कार्रवाई करेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 8 के तहत। यानी कि जो फंड्स उनके पास हैं, जो उन्होंने हवाला के जरिए जो पैसा आया है, ब्लैक मनी जो उनके पास है, जो अनअकाउंटेड पैसा उनके है, उसको फ्रीज किया जाएगा, यानी कि उसका वो खर्च नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि जिन इलाकों में, जिन स्टेट्स में उनके कैंप्स थे या उनके ऑफिस थे, उनको नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि उस पर आगे की कार्रवाई जो है वो राज्यों के पास अधिकार होगा, राज्यों के पास पावर होगी कि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो कुल मिलाकर गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा कदम। तो ये माना जा सकता है, आपने कहा कि जो बैंक अकाउंट्स हैं उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो रियासती सरकारें हैं वो उनके यहाँ जो पीएफआई के दफ्तर हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसेज हैं, वहां से वो जानकारी लें और ये शायद एमएचए को रिपोर्ट करेंगी कि उनके रियासत में जो दफ्तर हैं पीएफआई के या फिर दिगर ऑर्गेनाइजेशन के जिन पर बैन लगाया गया है, उनके अकाउंट्स में इतने इतने पैसे हैं। तो ये जानकारी क्या एमएचए को देनी पड़ेगी रियासती सरकारों को? देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, हालांकि जिससे बैन लगा है, उसके बाद ये अगला कदम यही होता है कि पीएफआई के जो एसेट्स हैं उन पर खिलाफ कार्रवाई होती है और ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो होता है वो स्टेट्स के पास होता है। तो जाहिर तौर पर अगर रिपोर्ट जो सौंपी जाती है एमएचए को, वो एक प्रोटोकॉल रहता है कि एमएचए को रिपोर्ट सौंपी जाती है, लेकिन कुल मिलाकर जो पावर है वो इस वक्त स्टेट्स के पास उनको मिल चुकी है और आगे की कार्रवाई वो कर सकते हैं। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको जूम करके दिखा पाए। ये एक डॉक्यूमेंट जो रिकवर किया गया है, आईडी मेकिंग डॉक्यूमेंट, ये रिकवर किया गया है उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में। जो पीएफआई लीडर हैं, ये डॉक्यूमेंट आप देख सकती हैं, ये उनके पास से रिकवर किया गया है। पीएफआई पर जो रेड की गई थी बाराबांकी यूपी में, उसमें डॉक्यूमेंट रिकवर किया गया जिसमें यह कहा गया कि किस तरह से आईडी को तैयार किया जा सकता है। उसके साथ साथ आपको और दिखाएं कि इसमें और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया कि आसानी से जो अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं मार्केट में, उससे किस तरह से आईडी बनाया जाए, इस तरह की डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं पीएफआई के जो लीडर्स हैं उनके पास से। तो ऐसे में एक सबूत इकट्ठा कर लिए थे एजेंसीज ने। उसके बाद यह तय किया गया कि किस तरह से अब आगे की कार्रवाई होनी है। बिल्कुल, तो बड़ा क्रैकडाउन इसे माना जा सकता है पीएफआई के खिलाफ और दिगर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। जो एविडेंस आप दिखा रहे थे आईडी को लेकर बाराबंकी से जो मिले हैं, ये सही तरीके हमें दिख नहीं पाए। अब से कुछ देर बाद दूसरे बुलेटिन में जब आप हमें इसे भेजेंगे, उस वक्त हम नाज़रीन को जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। फिलहाल आगे बढ़